एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आई18 थिंकिंग। तो दोस्तों हम आज जेई से रिलेटेड केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये 10 क्वेश्चन डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। आपको 10 कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ नई बात आपको बताएगा। हमने इन क्वेश्चनों के थ्रू ये डिसाइड किया है कि आपको ट्रिक सिखाएंगे, अप्रोच बताएंगे क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, एग्जाम में आ गया। और ये सारे रिलेवेंट क्वेश्चन है, जेई के कहीं ना कहीं पीवाईक्यू से पूछे गए हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं आपको, ठीक है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा कि फॉर अ रिएक्शन, किसी एक रिएक्शन के लिए ये बोल रहे हैं, ठीक है। फॉर अ रिएक्शन गिवन बिलो इज द ग्राफ, ये ग्राफ है किसी भी रिएक्शन के लिए गिवन है ऑफ एल एन के वर्सेज 1/t, ठीक है भाई। हमें साफ साफ दिख रहा है एल एन के और 1/t का ग्राफ गिवन है, ओके। ई फॉर द रिएक्शन, ई क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू, पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, इस ग्राफ की हेल्प से आपको निकालना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। आइए, अप्रोच क्या होना चाहिए आपका, समझिएगा, मैं जैसे बताऊंगा वैसे करना। आपको सबसे पहले तो ये समझना है जो एल एन के वर्सेस 1/t जो ग्राफ गिवन है ये कहाँ से आता है। तो हम पढ़ते हैं आर्हीनियस थियरी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आर्हीनियस इक्वेशन पढ़ते हो भाई, आर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है। और स्पेलिंग यहाँ पे ये हो जाता है आर्हीनियस इक्वेशन। क्या होता है, के बराबर ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए अपन आर टी। ध्यान देना, अब होता क्या है, आप यहाँ पे दोनों साइड लॉग ले लो, एल एन ले लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना मैं जो बताऊँगा। यहाँ पे जब आप दोनों साइड एल एन लगा लोगे एल एन के, तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है एल एन ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब देखो भाई ये दोनों चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो हम क्या कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, है ना। कोई भी चीज़ एल एन के फॉर्म में होता है तो एल एन के बराबर क्या हो जाएगा, एल एन ए प्लस, ठीक है, एल एन ए इंटू एल एन ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है भाई। अब देखो इसको और सॉल्व कर लोगे, जब एल एन के बराबर क्या हो जाएगा, एल एन ए, और आपके पास हमें पता है कि अगर एल एन टू द पावर एक्स टू द पावर ए है तो अपने पास क्या हो जाता है, ए जो होता है बाहर आ जाता है और एल एन एक्स लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपके पास माइनस ये जो पावर में लगा है वो यहाँ चला आएगा कॉफिशिएंट में, और एल एन ई की वैल्यू आपके पास क्या हो जाती है, एल एन ई की वैल्यू हो जाती है 1 हो जाती है, ठीक है। तो एल एन के बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी आ जाएगा। क्लियर बात, इतना आपको समझ में आया। तो ये आ गया ई ए बाई आर टी। अब देखो अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे स्ट्रेट लाइन से, मैंने क्या बोला ध्यान से दिखता, अगर इस इक्वेशन को आप देखो तो एल एन के ये क्या हो गया, वाई है, वाई एक्सिस पे ये गिवन भी है यहाँ पे देखो, और यहाँ पे आप लिख लो ये एम एक्स है और ये क्या है, सी है। तो आपके पास यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है डियर, स्लोप पर देखो आप देखो कंपेयर करके, तो माइनस ई ए बाई क्या आ रहा है, आर आ रहा है, माइनस ई ए बाई आर आ रहा है, ठीक है। अब देखो आपसे यही पूछा है कि क्या पूछा है, ई ए पूछा है, तो कहीं ना कहीं आपको ई ए इस इक्वेशन में दिख रहा है ई ए। तो अब देखो कैसे रिलेट करते हो, स्लोप बराबर एक, जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो तो स्लोप बराबर क्या पढ़ते हो, एम बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये मैथ के टर्म्स में स्लोप का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपके पास y एक्सिस होता है और यहाँ पे आपके पास x एक्सिस होता है। तो आप अगर यहाँ से एज्यूम करो ये आपके पास 0 है ना, तो ये आपके पास हम मान ले, यहाँ से अगर देखोगे तो ये आपके पास क्या मान लो, यहाँ पे आपके पास जो गिवन है डाटा में, ये 10, ये डाटा में और गिवन था कुछ, ये क्या है 0, और यहाँ पे आपको एक वैल्यू और गिवन थी, मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पे 5 गिवन था, यहाँ पे 4 था। तो आपके पास ये वैल्यू जो है एक्स पे वो क्या है, आप मान लो कि ये वैल्यू है आपके पास x2 है, और इसे मान लो जीरो वाले को ये x1 है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मान लो ये आपके पास y2 है और यहाँ पे ये क्या है y1 है ना। तो अगर आप निकालना चाहोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, स्लोप की वैल्यू आप निकालो, ध्यान से देखो कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1 हो जाएगा, तो 20 माइनस 0 और x2 माइनस x1, x2 आपके पास ये वैल्यू है, लास्ट वाली वैल्यू देखनी है और इनिशियल और फाइनल देखना है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 0 हो जाएगा, ये वैल्यू आपके पास आ गई 4।
अब देखो डियर, यहाँ पे स्लोप जो गिवन है वो क्या है, नेगेटिव है। ये देख रहे हो, ये स्लोप बता रहा है ये नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो आपके पास ये वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, -4 हो जानी चाहिए, ठीक है। और ये वैल्यू आपके पास -4 जो है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो -4 वैल्यू है डियर, वो इक्वल है किसके, माइनस स्लोप है यहाँ पे इक्वेशन है -EA/r के, -EA/r के इक्वल है। तो आपके पास क्या होगा, इससे इससे कट गया ये, तो आपके पास आ गया EA/r बराबर 4 आ गया। और जब E आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 × R आ जाएगा। R की वैल्यू अगर आप कैलोरी में निकालते हो तो ये हो जाता है 2, तो 4 × 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 8 कैलोरी के बराबर आ जाएगा। आपसे ये आंसर पूछा था कैलोरी मोल में, तो वही 8 कैलोरी मोल इनवर्स ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, 8 है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछना, फिर मैं आपको समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपके पास पूछा था ये वाला था नेक्स्ट क्वेश्चन कि द सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ XeO3 XeO4 और XeF6, ठीक है भाई। तो देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व, ठीक है। आपके पास क्या क्या गिवन था, आप इस बात को नोट कर लो। क्या गिवन था, XeO3 गिवन था, XeOF4 गिवन था, ठीक है, और क्या XeF6 गिवन था। तो आज मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। ऐसा कभी कंपाउंड गिवन हो ना, तो लोन पेयर निकालने का ट्रिक ये है कि आप सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाला करो। क्या निकाला करो, हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर। फॉर्मूला होता है 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, और ऐड कर दो अगर कोई भी नेगेटिव चार्ज है, और अगर सब्ट्रैक्ट कर दो कोई भी जितने पॉजिटिव चार्ज हैं। और अगर आपके पास मोनोवैलेंट एटम हो, जैसे साइड एटम हाइड्रोजन या हाइलोजन जैसे, तो उनको ऐड कर लो, ठीक है। तो ऐड कर लो, और अगर आपके पास ये कितना आता है, आपने पढ़ा होगा, अगर ये 2 आता है तो Sp हो जाता है, 3 आता है तो Sp2 हो जाता है, और अगर 4 आता है तो Sp3 हो जाता है, 5 आता है तो आपके पास Sp3D हो जाता है। ये डिटेल में दोस्तों वीडियो है, 20 मिनट की वीडियो में मैंने आपको ज़िंदगी में हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन जेईई एडवांस तक गलत नहीं होगा, आप वो वीडियो जरूर देखना। हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक एंड टिप्स के प्लेलिस्ट में मैं दे दूंगा, ठीक है। और ये 6 है तो Sp3D2 हो जाएगा, 7 है तो Sp3D2 हो जाएगा ना। ये आपको बताया हूँ, यहाँ पे मैं Sp3D3 हो जाएगा। अब देखो, तो अब लोन पेयर निकालने का यहाँ पर ट्रिक क्या मैं बताने वाला था, ये समझना। देखो ट्रिक ये है कि आप के पास जो पहला है, मान लो XeO3 है, तो आप क्या करो, इसका स्टेरिक नंबर निकाल लो। स्टेरिक नंबर निकाल लो, कितना आ जाएगा, हाफ। सेंट्रल एटम क्या है, जेनॉन, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8 होता है। और साइड एटम यहाँ पे ऑक्सीजन को काउंट नहीं करोगे, हाइड्रोजन हो या हाइलोजन हो तो ही काउंट करना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4। और जो आपके पास ये 4 आता है स्टेरिक नंबर, उसको माइनस, लोन पेयर निकालने के लिए जो स्टेरिक नंबर आता है उसको इसको माइनस कर दो साइड एटम से, तो आपके पास लोन पेयर निकल के आ जाएगा, एक लोन पेयर। यही ट्रिक होता है। अगर इसी तरीके से आप दूसरा निकालो, XeOF4 है, तो इसमें अगर आप निकालोगे स्टेरिक नंबर तो क्या आ जाएगा, स्टेरिक नंबर अगर आप निकालोगे तो 1/2, और सेंट्रल एटम आपके पास क्या है भाई, यहाँ पे जेनॉन है, तो 8, और साइड एटम इसको कंसीडर करो, ऑक्सीजन को नहीं, तो 8 4 12, तो ये आ जाएगा कितना, 6। और अगर लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम निकालोगे तो 6 माइनस कितना हो जाएगा आपके पास, 6 माइनस ये 4, और 4 1 5, मतलब ये 4 है और एक ये है, तो 5, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप तीसरा निकाल लो। तीसरा है XeF6, XeF6 का आप निकालोगे स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2, सेंट्रल एटम 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और साइड एटम 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और जब आप लोन पेयर निकालोगे तो 7 माइनस साइड एटम कर दो 6, तो इसका आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। 7 माइनस 6 1 आ गया। अब आपके पास टोटल लोन पेयर कितना हो गया, तो टोटल लोन पेयर आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, आपके पास पहले वाले में आया था एक लोन पेयर, और ये दूसरे वाले में कितना आया था, एक लोन पेयर, और तीसरे वाले में भी आता है एक लोन पेयर। टोटल कितना हो जाएगा लोन पेयर, 3 लोन पेयर। तो ये 3 आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप 3 लिख लो। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ बातें बता रहे होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये देखो, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, वुडज रिएक्शन। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, आपने वुडज रिएक्शन तो पढ़ा है, होता क्या है वुडज रिएक्शन में,
कि आपके पास एक अल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है, एक क्या 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और सोडियम इन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में लेते हैं, ठीक है, सोडियम इन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे होता क्या है, ये टूट जाता है और यहाँ पे आर रेडिकल आपस में आके एल्केन का फॉर्मेशन कर लेते हैं और यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्केन बनता है और मेथेन इस मेथड से कभी भी प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ मैंने ओरली बता दिया। अब देखो, लेकिन ये क्वेश्चन में कैसे करना था, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल में बी आ रहा है, तो इसको तोड़ोगे और आप कहोगे सर इसको ब्रेक, यहाँ पे रेडिकल, हाँ भाई बिल्कुल, और आप कहोगे सर यहाँ पे रेडिकल बना और आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे बना लोगे, है ना, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड। तो डियर ये हो जाएगा रॉन्ग क्यों हो जाएगा, क्योंकि डियर ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल। एरोमेटिसिटी का ट्रिक है दोस्तों, उसमें 6 सेकंड, मुश्किल से 20 सेकंड में पूरा जे एडवांस तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। उसमें ट्रिक क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनको डिवाइड कर दो 4 से, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 2 ये हैं और 2 ये हैं, 4। अगर डिवाइड हो जाता है तो एंटी एरोमेटिक होता है, डिवाइड नहीं होता है तो वो नॉन एरोमेटिक होता है, अगर एक भी sp3 कार्बन दिख गया तो नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है। तो ये आपके पास अनस्टेबल हुआ, इसलिए ये नहीं बनेगा। तो फिर बनेगा क्या डियर, यहाँ पे बनता क्या है, ये आपके पास जो है ना, यहाँ पे आपके पास समथिंग लाइक डाइमराइजेशन हो जाता है। देखो ये आपके पास क्या हुआ, ये बना था, इसके सामने फिर से ये 2 मॉलिक्यूल रहते ही हैं, वो रिएक्शन में हमेशा लेते हैं, इसके सामने एक ये फिर से आएगा और फिर से जैसे ही आएगा तो ये आपस में ये रेडिकल से रेडिकल जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो आपके पास कंपाउंड कैसा बन जाता है, ये बन जाता है। ये सारे स्पेशल रूल वाले हमने लिए हैं वुडी रिएक्शन से, तो आपके पास कंपाउंड ये बन जाता है, ठीक है। तो याद रख लेना ये सारी बातें। और वुडी रिएक्शन से क्या नहीं प्रिपेयर किया जा सकता, यहाँ से हमेशा सिमेट्रिकल एल्केन बनता है, कहाँ से, सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है वुडी रिएक्शन से, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और CH4 को इस मेथड से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी स्पेशल वाला क्वेश्चन ही है, मैंने लिया है, देखो कलर चेंज करते हैं। देखो ये वाले में क्या होगा, आप कहोगे सर इसको ब्रेक किया यहाँ पे रेडिकल, इसको ब्रेक किया यहाँ पे रेडिकल, हाँ भाई बना लो पहले, ऐसे किया ऐसे और यहाँ पे रेडिकल, आप कहोगे सर इसको ऐसे ऐसे जोड़ लो, चलो जोड़ लो, कितने मेंबरिंग बन रहा है, 1 2 3 4, तो आप कहोगे सर ये 4 मेंबरिंग हमने बना दिया और डबल बॉन्ड को लगा दिया, ठीक है। लेकिन आप फिर से क्या हो जाओगे, रॉन्ग हो जाओगे, ये सारे स्पेशल रूल वाले हैं, ठीक है, जहाँ पे जनरल रूल फेल हो जाता है। तो फिर क्या बनेगा, देखो फिर क्या बनेगा, मैं आपको सिखाता हूँ। Br ये गिवन था और ये गिवन था, ध्यान देना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ब्रेक होगा भाई, ब्रेक तो होगा, ये ब्रेक हुआ यहाँ पे रेडिकल, ये ब्रेक हुआ यहाँ पे रेडिकल। अब देखो ये ब्रेक हुआ, फिर ये ब्रेक हुआ और यहाँ पर रेडिकल, यहाँ पर रेडिकल, देखो क्या बनता है। वैसे रेडिकल में एक ही बार में जुड़ के मतलब टूटता है, बन जाता है, पर मैं आपको अलग करके समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये बन गया। अब देखो ये आपस में जुड़ जाते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं, और क्यों जुड़े वो भी आपको बताता हूँ। ये ऐसे बना, ये ऐसे बना, देखो इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, कंजुगेशन प्रेजेंट है ना, और इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये हाइड्रोजिनेशन, कभी एल्कीन आता है और H2 निकल या PT भी ले सकते हैं, यहाँ पे H2 या PT या H2PD तो भी आपके पास हो जाता है। देखो कैसे बनेगा, आपको ऐसे इसको बना लेना है, ठीक है। इस रिएक्शन में जनरल रूल फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पेरीसाइक्लिक टाइप रिएक्शन हो जाती, होती कैसी है, आपके पास ये वाला यहाँ जाता है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और ये वाला इससे अटैक करता है, तो आपके पास समथिंग लाइक ये बन जाता है, ठीक है। तो ये सारे रूल पे हाइड्रोजिनेशन में ऐसे बन जाता है, तो ये आप याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, तो अगर मैं आपसे कहूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हाइड्रोजिनेशन भी यहाँ भी हो रहा है, इसका कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास कभी सिस एल्कीन गिवन हो, क्या सिस एल्कीन गिवन हो, ठीक है, और सिस एल्कीन अगर गिवन है और क्या एडिशन हो, सिन एडिशन हो, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है, एरीथ्रियो प्रोडक्ट बनता है, एरीथ्रियो प्रोडक्ट बनता है। कोई कहेगा एरीथ्रियो क्या होता है, बताता हूँ। और अगर ट्रांस एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन है आपके पास, ठीक है, ट्रांस एल्कीन है और वहाँ पे कैसा एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है, तो वहाँ पे थ्रियो प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है, थ्रियो प्रोडक्ट बनता है। अब देखो ये
एरी3O क्या होता है, आपके पास एक फिशर में मान लो ये कंपाउंड मैंने ले लिया, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है। अगर आपके पास जो आने वाला ग्रुप है वो यहाँ पे लगा अपोजिट, मान लो यहाँ पे D और D यहाँ पे लग गया, तो ये दोनों आपस में अपोजिट है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं 3O बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी लगा लो। और अगर मान लो आपके पास आने वाला ग्रुप जो है R1 से R2 एक ही साइड लग गए, ये D, तो इसको बोलते हैं एरी3O बोलते हैं। समझ आई बात आपको। तो आपको इसमें प्रोडक्ट कैसे बनाना था, आपके पास सबसे पहले देखो एक गिवन क्या है, आपके पास ये गिवन है सिस एल्कीन गिवन है, सिस एल्कीन गिवन है। और ये एडिशन हमेशा हाइड्रोजिनेशन में क्या कराता है, सिन एडिशन कराता है। तो आपको एक चीज़ पता होता है, सिस एल्कीन और सिन एडिशन मतलब एरी3O बनाना है। तो आपके पास ये वाला जो ग्रुप है ना, इसको पहले आप कर लो, ऐसे लिख लो हमेशा C2H5, और इसको एक को एबो लिख लो एबो वाले को, और बिलो लिख लो बिलो वाले को, बाकी 2 लाइन हमेशा ऐसे खींच लो। अब आपको ये चीज़ पता है ये कैसा एरी3O बनाएगा। एरी3O मतलब क्या है, दोनों अपने पास जो होते हैं, एरी3O मैंने यहाँ बताया सेम साइड होने चाहिए, कहाँ पे, सेम साइड। तो यहाँ पे आपके पास D जो आएगा वो सेम साइड लगा दो, D यहाँ पे है, यहाँ पे D गिवन है तो इसलिए D लगा रहे हैं। बाकी आपके पास जो हाइड्रोजन लगे हैं उनको एक साइड बना दो, ठीक है। तो ये होता है, अगर कभी एरी3O होता तो ट्रांस एल्कीन होता तो वहाँ क्या बन जाता, 3O बन जाता, ठीक है। तो वो भी याद रखना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। H2PD BaSO4 ये क्या होता है, लिल्डार कैटलिस्ट होता है, लिल्डार कैटलिस्ट। ये क्या करता है, अल्काइन को, आपको अल्काइन जो गिवन होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये अल्काइन गिवन है, सिस एल्कीन, डबल बॉन्ड बना दो, एल्कीन बना दो। अब सिस क्या होता है, जो भी आपके पास ये ग्रुप लगे हैं सिस एक ही साइड लगने चाहिए, ये सिस एक साइड और हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साइड लगा दो, बस यही होता है आपके पास H2PD BaSO4। कभी क्यूनिलोन भी गिवन होता है, क्यूनिलीन जो भी आप बोल लो, सॉल्वेंट वो भी यही करता है। यहाँ पे अगर ट्रांस एल्कीन कभी गिवन हो, मतलब सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो ये क्या बना देता है, ये बर्क रिडक्शन होता है, नाम याद रख लो, बर्क रिडक्शन होता है। ये क्या करता है, अल्काइन को, याद रख लेना, अल्काइन को हमेशा कन्वर्ट किस में कर देता है, ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। तो आपके पास जो भी अल्काइन यहाँ पे गिवन है उसको क्या कर देगा, एल्कीन बना दो, और कैसा वाला, ट्रांस वाला, अपोजिट साइड लगा दो, PHA जो है ऐसे और CH3 अपोजिट, H को यहाँ पे और H को यहाँ पे अपोजिट, ये क्या हो गया, ट्रांस एल्कीन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसमें बॉइलिंग पॉइंट पूछा था। तो बॉइलिंग पॉइंट जो रूल होता है ये बोलता है कि पहला रूल, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हो। दूसरा रूल ये बोलता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इन्वर्स रिलेशन रखता है ब्रांच के, क्या, ब्रांच के, ठीक है। तो ऐसे आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे कितने कार्बन पहले वाले में, ये A है, ये B है, ये C है। तो यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन। तो कहाँ पे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, C में, फिर B में और फिर A में, ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांच, ज़्यादा फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर और ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे भाई देखो, यहाँ पे आपने सब में देखोगे तो एक तरीके से 5 ही कार्बन, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं, तो यहाँ पे आपके पास 4 कार्बन है। यहाँ पे कितने कार्बन है आपके पास, 1 2 3 4 5 कार्बन है। और यहाँ पे कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि देखो भाई, अपने पास जहाँ पे ब्रांच होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं कहूँगा 1 कार्बन आप और बना लो तो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई 5 कार्बन लिख लो, अगर A है, ये B है, ये C है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया, जिसमें ब्रांच नहीं है वो वाला ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो, इसमें 1 ब्रांच है, इसमें 1 ब्रांच है, इसमें 2 ब्रांच है, तो आपके पास कौन सा, जहाँ ज़्यादा ब्रांच वहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम, तो आपके पास फिर B हो जाएगा और C हो जाएगा लास्ट में, क्योंकि वहाँ 2 ब्रांच है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्ले लिस्ट में मैंने JEE के बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, उसे देख लेना, लिंक दे दूंगा ट्रिक एंड टिप्स का, उसे देख लेना, सारे इनऑर्गेनिक कवर हो जाएंगे कम समय में ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।